सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। आवाज में कोई गड़बड़ी होगी तो मैसेज कर दीजिएगा। क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से क्लास एक संक्षिप्त क्लास लेंगे और फटाफट जुड़ जाइएगा। क्लास से जल्दी जल्दी लोग जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। आपके पीजीटी के सिलेबस में हाँ, एक नाटक भी है। हम लोग उपन्यास की चर्चा कर रहे थे। उपन्यास अध्ययन किए। उपन्यास के बाद हम उससे पहले हम लोग निबंध भी पढ़े गद्य खंड में। निबंध का आनंद लिए, उपन्यास का आनंद लिए। अ, अब जो आनंद लेंगे हम लोग, एक नाटक पढ़ लेते हैं। नाटक। तो आज की क्लास में हम लोग एक नाटक शुरू कर रहे हैं और वो नाटक जो होगा वो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा रचित एक यथार्थवादी नाटक है। ध्यान रखिएगा, यथार्थवादी नाटक माना जाता है। 1958 ईस्वी में मोहन राकेश के द्वारा ये जो रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसका प्रकाशन हुआ। 1960 से 1970 के दशक में विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई और फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है वो भी जीत लिया। ये जो इसके ऊपर जो कहानी काफी काफी एक आनंददायक कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको सुनेंगे आपको ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा। पहले कभी सुने होंगे तो एक बार रिवाइज करिए और एक अच्छे स्तर के प्रश्नों तक हम लोग इसको जाएंगे। तो हम लोग आज आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ने वाले हैं। नाटक 3 खंड में विभाजित है। आप लोग में से जो कभी नाटक को पढ़ा होगा कभी तो ध्यान में रहा होगा। नाटक 3 खंडों में विभाजित है। 1958 यानी आजादी के कुछ दिन के बाद ही यह प्रकाशन में आया। यथार्थवादी नाटक है, ध्यान रखिएगा, यथार्थवादी नाटक है। आषाढ़ का एक दिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कालिदास के ऊपर लिखा गया यह नाटक। कालिदास इसके मुख्य पात्र हैं। खुदे कालिदास नहीं लिखे हैं। कभी कभी आपको गलती आपसे हो सकती है कि यदि एक सवाल जैसे आए बड़ा हल्का सा कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, तो गलती से कालिदास टिक लगा सकते हैं आप। पहला ऑप्शन कालिदास ही रहता है। नहीं, कालिदास इसके मुख्य पात्र है। कालिदास के ऊपर ही जो है वो लिखा गया है। ठीक है, समझ गए? तो कालिदास इसके थोड़े रचनाकार है। जो अभी अभी जुड़ रहे विद्यार्थी उनको हम बता दें कि आप मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छी रचना है, नाटक है। हम लोग पहले निबंध पढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरी किताब पढ़ ली हम लोग, चिंतामणि भाग 1 को। हम लोग गोदान को पढ़े। हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु के मैला अंचल को पढ़े। किस प्रकार के एक उपन्यासिक जो है सो एक आंचलिक उपन्यास हम लोगों ने देखा कि कैसे गोदान से भी 2 कदम आगे बढ़ करके गांव की चीजों को दिखाया है। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है मेरीगंज वगैरह वगैरह की कहानी आप लोग तो देखे ही देखे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे आषाढ़ का एक दिन। ये नाटक है। उतना बड़ा नहीं, उपन्यास जितना लंबा चौड़ा नहीं होता है नाटक का। उपन्यास तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने महिला अंचल को भी देखा, उसमें अनगिनत पात्र, 350 पात्र थे महिला अंचल में। 350 के करीब करीब पात्र थे महिला अंचल में। और उसी प्रकार से गोदान भी खत्म नहीं होता है। गोदान, महिला अंचल, ये सब बहुत बड़े उपन्यास। लेकिन नाटक उतना बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारा 2-3 क्लास में नाटक खत्म हो जाएगा। हम लोग आगे जंप कर जाएंगे अगले सिलेबस के अगले टॉपिक पर। आसान भी है, बहुत आसान है, आराम से आप कर लीजिएगा। कुछ कुछ नाम ध्यान में सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा और किसने किसने क्या किया। लेकिन हाँ, थोड़ा फिल्म टाइप से है, थोड़ा भाव टाइप से है। फीलिंग को समझना होगा इसमें, फीलिंग को समझना होगा। इसमें उपन्यास से हट करके है। उपन्यास में तो उपन्यास से थोड़ा हट के नाटक होता। नाटक में ना जैसे जब मोहन राकेश लिख रहे हैं, उन्होंने जब प्रकाशन किया, इसका प्रकाशन हुआ
आपका आषाढ़ के एक दिन का, तो उसमें दो शब्द उन्होंने लिखा, दो शब्द। उस दो शब्द वाले खंड में इन्होंने लिखा कि जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों में नाटक लिखे जाते हैं, उस प्रकार से इधर पूर्वी क्षेत्रों में या हिंदुस्तान में नाटक नहीं लिखा जा सकता है। और उनका जो रंगमंचन होता है, रंगमंच का मतलब जैसे नाटक होता है तो उस नाट्य को प्रदर्शित भी किया जाता है मंचों के ऊपर। वो पर्दा खुलता है और नाटक शुरू। और नाटक तीन खंडों में विभाजित है। आषाढ़ का एक दिन हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, एक नाटक है। एक रामचंद्र शुक्ल का हम लोग निबंध चिंतामणि भाग 1 पढ़ लिए थे। दूगो उपन्यास अभी आप गोदान और आप मैला अंचल को देखे। अब एक नाटक का आनंद हम लोग लेते हैं। ठीक बात है, बात समझ रहे हैं ना? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नाटक का आनंद हम लोग ले रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, हेडिंग डाल दे रहा हूं जिससे कि आपका दिमाग में एक, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा होगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है ये? किसकी रचना है ये गद्य सेक्शन में आपको पढ़ना है। ये नाटक है भाई, ये क्या है? नाटक है। ये कब ये प्रकाशन हुआ? आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में। तो सबसे पहला तो एगो ये तथ्य, सवाल बहुत हल्का सवाल कभी यदि आ गया तो आपको ध्यान में रखने लायक चीज है कि आषाढ़ के दिन का प्रकाशन। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे सर? तो रचनाकार जो हो जाएंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश, मोहन राकेश की ढेर सारी रचनाएं हैं नाटक के रूप में। थोड़ा सा मैं इसका भी वर्णन कर दे रहा हूं। मोहन राकेश आजादी के बाद, ये एक यथार्थवादी नाटक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश के द्वारा रचित यह नाटक जो आषाढ़, बहुत बहुत मनोरंजक है, आपको बढ़िया लगेगा। आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, जितना बार आप इसको सुनिए बहुत बहुत बढ़िया है ये नाटक। मतलब बड़ा जिंदगी के साथ इसका बड़ा तालमेल, मतलब जिंदगी में घटने वाली चीज है, इसीलिए इसको रियलिस्टिक नाटक कहा जाता है, यथार्थवादी नाटक है। ठीक है, तो मोहन राकेश की ढेर सारे नाटक आप कह सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने इधर साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक से हट के हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, ये इनका इधर सबसे शुरुआत का नाटक है, 1958 में रचे थे। एक इन्होंने लिखा लहरों का राजहंस। इन्होंने लहरों का राजहंस, इनका दूसरा नाटक 1963 ईस्वी में बहुत ये भी प्रसिद्ध हुआ। ये आपको नहीं पढ़ना है, हम नाटक इनका क्या कर दे रहे हैं कि बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं, समझ गए? ध्यान रखने के लिए, बढ़िया चल भी नहीं करता। आधे अधूरे इनका बहुत फेमस नाटक है। मैं कहता हूं कि आषाढ़ के एक दिन के बाद यदि कोई हमको समझ में आता है बहुत बढ़िया, तो आधे अधूरे, इधर आपको दिखना चाहिए, समझ में कि क्या मतलब, बहुत मजेदार। आधे अधूरे ये इनका एक और नाटक है, ये 1969 ईस्वी का है। एक और है पैरों तले जमीन, ये 1975 का नाटक है। तो ये इनकी जो रचना है, ये इसको आप एक्स्ट्रा के लिए ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश की ये रचना हमने आपको बता दिया, मोहन राकेश की ये रचना। लेकिन आज का जो हम लोगों का होगा, सबसे पहला आप देख रहे हैं यहां पर 1958 में जो आषाढ़ का एक दिन है, आज का हम लोगों का टॉपिक है और आज इसको हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा सारांश के रूप में, आज थोड़ा सा एक इसके बारे में 3 खंड है, तो टाइम तो लगेगा इसको बताने में, लेकिन फिर भी हम आपको मोटा मोटी आज एक जानकारी दे देंगे और इसी का हम लोग फिर डिटेल अध्ययन करेंगे। आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश का जो है, इनको सर्वश्रेष्ठ नाट्य का पुरस्कार भी दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार दिया गया 1959 ईस्वी में। मतलब कि 1958 में इसका प्रकाशन हुआ और 1 साल बाद तुरंत जो है सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार इसको मिल गया था। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए 1958 में इसका प्रकाशन हो रहा है और सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार एकदम 1959 ईस्वी में इसको मिल जा रहा है। फिल्म फेयर अवार्ड भी इसको 1971 ईस्वी में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। फिल्म फेयर अवार्ड
1971 में मिला। एक और लिख दे रहा हूं, फिल्म फेयर अवार्ड जो है कब मिला? 1971 में। ये फिल्म भी इसके ऊपर बनाया गया है। तो 1958 में मोहन राकेश के द्वारा रचित यह यथार्थवादी नाटक जो है 1958 में प्रकाशित हुआ, आषाढ़ का एक दिन। 1959 में तुरंत इसको जो है वो मिल गया, जो है वो उसको मिल गया सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार। और उसके बाद अगले दशक में 1971 ईस्वी में जो है इसको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया, जब इसके ऊपर फिल्म बनाई गई। तो बिना फिल्म बनाए फिल्म फेयर अवार्ड कैसे मिलेगा, आप ही बता दीजिए, ठीक है। और ये जो है वो यथार्थवादी नाटक है, और इसको जो है वो विश्लेषणवादी नाटक भी कहा जाता है। ये कैसा है? ये फर्स्ट विश्लेषणवादी नाटक का भी इसको दर्जा प्राप्त है। तो इतना आपको एक ध्यान रखना है इसके बारे में, मोटा मोटा बात जो है इसके बारे में, छोटा मोटा बात ये सब ध्यान में रखना है। मोहन राकेश के द्वारा ये रचना किया गया है और ये फिल्म फेयर अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार भी जीत चुका है। मोहन राकेश के द्वारा रचित यह जो नाटक है 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। तो एक सवाल यह भी बन सकता है कि आषाढ़ का एक दिन कितने भागों में बटा हुआ है? यह नाटक कितने भागों में बटा? 3 बार पर्दा उठेगा, एकदम 2 बार इंटरवल बीच में होगा, 2 बार इंटरवल बीच में होगा। मतलब एक बार पर्दा खुला, नाटक शुरू। तो आषाढ़ के एक दिन नाम से ही पता चलता है कि वो आषाढ़ समझते हैं बरसात के दिन को बोला जाता है। तो आषाढ़ बरसात का महीना है, प्रथम महीना, तो पानी बरस, तो मतलब नाटक जो उसका मंचन प्रारंभ होगा वो एकदम गरजने से और पानी के बरसने से, एकदम गड़गड़ाहट की आवाज और बिजली के चमकने की आवाज, ये बिजली के चमकने से और बादलों के गरजने से वो मंच जो है सो खुलेगा, और उसमें आपको एक झोपड़ नुमा जो है घर दिखाई देगा। और उस घर का विधिवत वर्णन है कि किस तरीके से जो है वो गेरू और हल्दी से कैसे वो पेंट किया हुआ, मिट्टी से कैसे जो है वो चारों बगल मिट्टी से पूरी दीवार जो है वो क्या लिपा गया है, आप कह सकते हैं पोता गया है। और क्या क्या है, कहां पर चूल्हा है, कहां पर कलश है, कहां पर दीवारों में जैसे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया हुआ है, दिया कहां पर रखा हुआ है, एक एक चीजों का वर्णन किया हुआ है। समझ गए? ये शुरुआत में ही, नाटक के प्रारंभ में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश के द्वारा रचित है, 3 भागों में क्या है विभाजित है, और 3 खंडों में विभाजित। तो तीनों खंड में आपको आषाढ़ का ही महीना नजर आएगा। मतलब 3 बरसात की बात है, 3 बरसात की बात है। तीनों बार जो होगा तीनों खंड में वो आपको आषाढ़ का महीना ही रहेगा, और पानी बरसने वाला ही वो आपको दिखाई देगा। तो पहला खंड होगा कंप्लीट। तो पहला खंड की शुरुआत किससे होगी? तो पहले खंड की शुरुआत आषाढ़ के महीने से होगी, आषाढ़ का एक दिन से शुरू होगा। दूसरा जो खंड शुरू होगा वो भी आषाढ़ के दिन में, और तीसरा जो खंड होगा वो भी आषाढ़ के दिन में शुरू होगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली चीज है। तीनों में एक कॉमन बात है जो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। लगभग 8-10 पात्र हैं इसके, जिसके बारे में आपको पहले ध्यान रखने की जरूरत है। इसका जो सबसे प्रमुख पात्र है वो 3 गो पात्र आप कह सकते हैं। 3 पात्र प्रमुख है, 3 पात्र काफी प्रमुख है। सबसे पहला जो पात्र है वो है अंबिका। अंबिका एक वृद्धा महिला है जो गांव की है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है मल्लिका। तो अंबिका की बेटी है मल्लिका, और मल्लिका एक यंग लड़की है जिसका जो दोस्ती है वो कालिदास से है। तो 3 पात्रों की चर्चा आपको शुरुआत में करनी है, जानना है। एक अंबिका की बेटी और कालिदास, ये तीनों एक ही गांव के हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र के गांव का वर्णन है,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब गड़बड़ी कुछ वहां पर होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कहते हैं कि दक्षिण के क्षेत्र से को लगता है कि कुछ लोग आए हैं। दक्षिण के क्षेत्र, दक्षिण का मतलब कि जब वो उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों की बात होगी, तब वहां से दक्षिण में जो है वो उज्जैनी का वर्णन हुआ है, वो हम आपको बताते हैं। उज्जैनी प्रदेश है, ये कहानी है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम के। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय के कालिदास हैं, ठीक है। और कालिदास का एक कह सकते हैं कि जीवन गाथा है, प्रेम प्रसंग भी उसमें दिखाया गया है, ठीक है। कालिदास के बारे में जानकारी है। तो कालिदास जो है, जैसे शुरुआत जब नाटक होगा तो कैसे होगा, उसके पहले हम पात्र बता देते हैं, इसके बाद फिर हम नाटक शुरू कराते हैं और फिर तीनों भाग को संक्षेप में बता करके आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे देंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक बात है। तो हम लोग एक एक पात्रों का चर्चा करेंगे। पेन बढ़िया होना चाहिए। पहला जो होगा, पहला जो पात्र है वो है अंबिका। पहला जो पात्र है वो क्या है, अंबिका। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पहला अंबिका। दूसरा जो होगा, दूसरा पात्र, दूसरी पात्र ये है मलिका। मलिका, मां आधा लाला संयुक्त करके भी मलिका लिखाएगा। तीसरी जो पात्र है उसका नाम होगा प्रियंगु, प्रियंगु मंजरा या मंजरी, प्रियंगु मंजरी। ये मैं बता रहा हूं कौन कौन है। पहला अंबिका हो गया, दूसरा मलिका हो गई। पहली पात्र अंबिका हो गई, महिला है, वृद्ध महिला है, अधेड़ महिला कह सकते हैं, वृद्ध भी नहीं। तो अंबिका हो गई, उसकी बेटी मलिका हो गई। एक ये प्रियंगु मंजरी है, जो मैं बताऊंगा, ये ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। कालिदास की शादी होनी चाहिए थी मलिका से, हो गई थी प्रियंगु मंजरी से, एक राजकुमारी है ये, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। एक कालिदास हो गए, यानी मलिका और कालिदास के बीच में प्रियंगु मंजरी जो है वो आ जाती है दीवार के रूप में, ठीक है। मलिका और कालिदास दोनों एक गांव के दोनों प्रेमी हैं, प्रेमिका है, और इसके बीच में प्रियंगु मंजरी आ जाती है। इसलिए हमने बीच में प्रियंगु मंजरी को रखा है क्लियरली समझाने के लिए। और इनके ऊपर एक है मां है अंबिका। अंबिका किसकी मां है, मलिका की मां है। तो ये कहानी चल रहा है। आप ये चारों को ही लेकर के पूरी कहानी लगभग, बाकी लोग एडिशनल वाले हैं, बाकी लोग एडिशनल वाले हैं। एक और आएगा बीच में, ठीक है, जिसका नाम रहेगा मातुल। क्या नाम रहेगा, मातुल। मातुल के पहले आएगा बिलोम। मातुल के पहले कौन होगा, बिलोम। ये बिलोम जो रहेगा वो बीच में ये भी एंट्री मार देगा। जिस प्रकार से कालिदास और मलिका का संबंध स्थापित होना चाहिए था, विवाह होना चाहिए था, तो कालिदास से नहीं होता है, ये मलिका का विवाह कालिदास से नहीं होता है, बल्कि मलिका का विवाह हो जाता है बिलोम से। विवाह भी नहीं दिखाया है, एक्चुअली विवाह से पहले बच्चा दिखा देता है। और प्रियंगु मंजरी का बंधन हो जाता है कालिदास से, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मातुल, एक मातुल है, मातुल माने मामा होता है, और इसी ये कवि है और ये कालिदास के साथ घूमता है। एक है दंतुल, दातुल नहीं दंतुल। तो दंतुल एक राज पुरुष है और अधिकारी भी आप मान सकते हैं, और उधर से आया है, ये हिरण को मारता है। इसके बारे में बात करेंगे। एक निक्षेप है, जो गांव का ही एक व्यक्ति है। एक रंगनी और संगनी है, इसके बारे में भी बता रहे हैं, रंगनी और संगिनी। और एक है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, ये दोनों को एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनका जो रंगनी संगनी और अनुस्वार और अनुनासिक, ये एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनका पेशा एक ही है। रंगनी संगनी जो है सो नगर की दो महिलाएं हैं, और अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अधिकारी हैं, वो आते हैं गांव में, ठीक है। तो मेन जो है, मतलब बहुत खिचड़ी नहीं है इसमें, जैसे उपन्यास में बहुत खिचड़ी होता है, सो नहीं है इसमें, बहुत स्पष्ट है। आपको पूरी कहानी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा था, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अंबिका क्या है,
अब इसके आगे हम लिखते हैं कि है कौन, ठीक है। अंबिका एक गांव की वृद्ध अधेड़ महिला है जिसकी बेटी मलिका है। मलिका का प्रेम प्रसंग कालिदास से चल रहा था, लेकिन कालिदास का विवाह मलिका से न होकर के प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। और जब प्रियंगु मंजरी और कालिदास चले जाते, शहर में रहने लगते हैं, तब उसी दौरान जो है वो मलिका के लाइफ में विलोम आ जाता है और विलोम का मलिका से एक बच्चा हो जाता है। समझ गए? तो इस तरीके की कहानी है। बाकी ये सब जो है दंतुल फंतुल कुछ है, ये नहीं है, ऐसी है। मतलब 100% में 80-90% कहानी इनके हाथ में है और 5-8% में इनका वर्णन है। नहीं समझ गए? ये है 5-6 गो आदमी नहीं समझे। इस तीनों खंड में, नाटक में आपको यही लोग मिलेंगे। अंबिका मिलेगी, मलिका, फिर से सुनिएगा, एकदम संक्षेप में सुन लीजिएगा। अंबिका एक अधेड़ महिला है, पहाड़ी क्षेत्र की, गांव की, विशुद्ध गांव। और इस अंबिका की बेटी का नाम है मलिका। मलिका और कालिदास एक ही गांव के हैं, दोनों का मिलना जुलना रहता है, लेकिन अंबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जो अंबिका है वो जानती है कि ये कालिदास जो है ये सांसारिक जीवन में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा, ये अपने अनुभव से समझती है। और कोई भी मां या बाप अपनी बेटी को उस व्यक्ति के हाथों में बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा जो सांसारिक जीवन का उसको अनुभव नहीं है। क्योंकि वो कहती है कि सिर्फ इधर उधर की बातें करने से या अपने में मग्न रहने से वो जो अंबिका है वो मलिका का विवाह कालिदास से क्यों नहीं होने देना चाहती है, या मलिका के साथ जो घूमना फिरना है कालिदास का वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आषाढ़ के पहले दिन में ही जो दिखाया है नाटक, वो अंबिका से ही दिखाया। अंबिका सूप लेकर के फटक रही है, अंबिका सूप से फटक रही है अनाज, और उसी बीच जो है अंबिका, ये एक अधेड़ महिला है। हम लिखते चलते हैं। अंबिका क्या है? अधेड़ एक महिला है। मैं फटाफट लिख रहा हूं। अंबिका क्या है भाई? अधेड़ महिला है। अंबिका की बेटी है मलिका। अंबिका की ये बेटी है। अंबिका की क्या है? बेटी है। अंबिका की बेटी है, या फिर एक और कह सकते हैं कि कालिदास की प्रेमिका है। आप ये भी ऐसे कह सकते हैं। अंबिका की ये बेटी है मलिका, और कालिदास की क्या है? कालिदास की है ये आपका जो है प्रेमिका है मलिका, ठीक है। प्रियंगु मंजरी कौन है? तो प्रियंगु मंजरी एक राजकुमारी आप इसको कह सकते हैं। प्रियंगु मंजरी को जो है, और प्रियंगु मंजरी जो है ये आपको राजकुमारी है, और ये कालिदास की पत्नी बनती है। कालिदास की पत्नी बन जाती है। कालिदास की पत्नी बन जाती है। बहरहाल इसका नाम कालिदास के बाद में चेंज हो जाएगा, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये दो चीज से आप समझिए। प्रियंगु मंजरी, कालिदास तो कालिदास मुख्य नायक है इस नाटक का, मुख्य नायक है, यही हीरो है। विलोम जो है एक गांव का पुरुष है, ग्राम पुरुष है, जो शादी ये जो जिससे मलिका इसकी व्याख्या ऐसे हो सकती है कि मलिका के बच्चे का पिता है। अब आप जो कहिए, बच्चे का पिता है, मलिका के बच्चे का पिता। ये विवाह नहीं दिखाया है, इसमें कंफ्यूजन रखा है। मलिका के बच्चे का पिता है, ध्यान से समझिएगा। एक और आप समझिएगा, ये मातुल कौन है? तो ये मातुल मामा कवि है, और ये एक प्रकार से गांव का कवि है। किसके गांव का? किसके गांव का? वही कालिदास के गांव का। दंतुल कौन है? दंतुल एक राजपुरुष है। आप इसको अधिकारी भी कह सकते हैं, राजपुरुष है। निक्षेप कौन है? गांव का एक आदमी है, ग्राम पुरुष है।
गांव का एक आदमी है। रंगनी संगनी जो है वो नागरी है, मतलब नगर में रहने वाली दो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। और ये अनुस्वार और अनुनासिक अधिकारी हैं। अधिकारी हैं, क्या है? अधिकारी है। यह बात समझ रहे हैं? इतना समझ रहे हैं? तो ये सवाल पहला तो ऐसे ही आ सकता है पहले नंबर में कि जैसे रंगनी संगनी कौन है, अनुस्वार या अनुनासिक कौन है, मातुल कौन है, दंतुल कौन है, या फिर अंबिका कौन है, मलिका कौन है, प्रियंगु मंजरी कौन है। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पहले तो एक कहानी के रूप में समझ लीजिए कि किसका रिलेशन क्या था, किस भूमिका में ये थे। जैसे मान लीजिए नाटक का मंचन कराना हो तो इतने पात्र तो कम से कम खोजने ही पड़ेंगे ना। इतने पात्र तब जाकर के पर्दे पे वहां पर नाटक होगा, मंच पर। तो इसमें नाटक के प्रारंभिक अंक में यह दिखाया है, अब समझिएगा, प्रारंभिक अंक में यह दिखाया है कि एक वृद्ध महिला है, अधेड़ महिला, सूप वगैरह में फटक रही है, बरसात पूरा हो रहा है, और उसी बरसात में भीग करके उस वृद्ध महिला की बेटी आती है घर में। वृद्ध महिला कौन है? अधेड़ महिला कौन है? अंबिका। अंबिका की बेटी भीग करके आती है पानी से। अंबिका मुंह फुलाई हुई है। मलिका ला करके बड़बड़ 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 उससे कुछ कह रही है। ये शुरुआत हो रहा है नाटक का, पहला अंक का। ये मलिका जो है वो खूब कह रही है बड़बड़ बड़बड़। उसमें आप ये गौर करिएगा कि मलिका जो कह रही है वो उसका मतलब मुख्य जो, यदि उसका शब्द यदि चुरा लिया जाए, मतलब उसको पकड़ लिया जाए कि उसका क्या है, तो वो कहती है कि यदि आज मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। अब बात को समझिएगा, आज मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। मतलब कि वो कह रही है कि मैं जानबूझ करके भीगी हूं आज। तुम जो हमको भीगा हुआ देख रही हो, अपनी मां को कह रही है कि तुम जो हमको भीगा हुआ देख रहे हो, मैं जानबूझ करके भीगी हूं। और प्रकृति का यह सौंदर्य, किससे वंचित रह जाती? प्रकृति का यह सौंदर्य। वो पूरा वर्णन करेगी कि कैसे पहाड़ में जो है वो बादलों की जो है सो मालाएं किस प्रकार से हैं, और कैसे कोई कवि जो है वो आत्मविभोर होकर के प्रकृति के सौंदर्य से अपने आप को कनेक्ट करके और कैसे कविताओं को शब्दों में उकेरता है, भावनाओं को कैसे शब्दों में उकेरता है, वो अपनी मां को कह रही है। वो समझा रही है, बड़बड़ बड़बड़ बोल रही है। ये आज हम भीगते नहीं तो हम क्या हो जाते, आज मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। किससे? प्रकृति के सौंदर्य से। और ये अंबिका मुंह फुलाए बैठी है क्योंकि ये जान रही है कि कालिदास के साथ ये भीग रही होगी। अभी तीन आदमी को आप ध्यान में रखिए खाली। एक वो अंबिका है जो टूटी फूटी एक झोपड़ी है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में कि घर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, कहां पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाया हुआ है, कहां पे शंख है, कहां पे क्या है, वो सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी करेंगे, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये मलिका आई है। मलिका कौन है? अंबिका की बेटी है। और मलिका को देख करके अंबिका मुंह फुलाई हुई है, उसके तरफ ताक ही नहीं रही है। अंबिका जो मां है मलिका की, वो मलिका की तरफ ताक ही नहीं रही है। मलिका बहुत खुश है। कहां से आई है भाई? क्या कारनामा करके? तो कालिदास के साथ जो है वो अंबिका को पक्का पता है कि बेटी कहां थी। वो कह रही है कि हम जानबूझ करके घाटी के तरफ जा रहे थे क्योंकि हमको पता था कि काली घटाएं छा रही हैं, वर्षा होगी, और वर्षा जब होगी तो हम वर्षा का आनंद लेंगे। और वर्षा का आनंद, बोली कि यदि आज हम नहीं भीगते माना तो हम आज प्रकृति का यह सौंदर्य जिसे वंचित रह जाते। ये मलिका कह रही है अंबिका से। बात क्लियर है यहां तक? अंबिका कुछ बोल नहीं रही है। अब ज्यादा डिटेल और नहीं करेंगे जिससे क्या बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो पूरा नाटक हमको आज संक्षेप में बता देना है। अंबिका जो है वो सूप से अपना फटक रही है, कुछ कह नहीं रही है। ध्यान दीजिए, कुछ ओरहन नहीं, कुछ आलोचना नहीं, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह रही है। तो मलिका को उसका जो बर्ताव था, अंबिका का बर्ताव, जो बड़ी गुमसुम बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी, बहुत खराब लगा। तो उसने कहा कि मां तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम तो क्या बोलूं? तो ये अंबिका बोलती है, तो बोलती है कि तुम मुझे डांटो, बोलो कि तुम क्यों गई थी बरसात में भीगने, कुछ भी तो बोलो। तो वो कुछ नहीं बोलती है, इस संदर्भ में कुछ बात नहीं करना चाहती है।
बरसात में भीगने वाले को लेकर के, वो डांटती भी नहीं है अंबिका। तो उसके बाद आगे की कहानी, तब तक आगे का, अब आगे बढ़ जाता है कहानी। आगे ये होता है कि वो जो तब तक आपका ये कालिदास है, उधर से आता है। कालिदास की ही कुछ चर्चा हो रही होती है, तो उसमें ये जो अंबिका है वो उसको कुछ डांट लगा देती है बाद में। तो वो कहती है कि माँ, वो शादी की फिर चर्चा होती है इनकी, कि हमने शादी के लिए जिसको भेजा था तुम्हारे रिश्ते के लिए, वो वापिस लौट करके आ गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने वो मना कर दिया है। तो ये बोलती है मलिका कि वो कौन होते हैं मना करने वाले। यही सब कुछ वाद विवाद होता है माँ और बेटी में। तब तक कालिदास पहुंच जाता है। कालिदास एक हिरन के शावक को लेकर के पहुंचा है, हिरन के शावक को लेकर के, हिरन का एक छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर के कालिदास पहुंचा हुआ है। और कालिदास को देख करके वो ऐसे, अंबिका तो मुंह फुलाई रहती है, अंबिका को बिल्कुल भी कालिदास पसंद नहीं है। कालिदास के आने से पहले दोनों में जो बातचीत हुआ, ये बात कहना जरूरी है कि जो वो बोलती है उसकी प्रशंसा करते हुए या उसके कनेक्शन को जग जाहिर करते हुए, उजागर करते हुए, मलिका बोलती है कि मां, मैंने उसका भावनाओं का वर्णन किया है। ये ध्यान रखिएगा। वो मलिका बोलती है कालिदास को लेकर के कि मां, मैंने भावनाओं का वर्णन किया है। तो वो बोलती है कि भावनाओं का वर्णन क्या होता है, जरा बताना। भावनाओं का क्या वर्णन होता है? जिंदगी भावनाओं से थोड़ी चलती है। वो जिंदगी चलाने के लिए जो है कुछ काम धाम चाहिए, कुछ सांसारिक जीवन का अनुभव होना चाहिए। वो व्यक्ति तो ऐसा है जो अपने आप में ही खोया रहता है, उसको डर है कि या तो शादी नहीं करेगा कालिदास हमारी बेटी से, अंबिका को डर है, और दूसरा यदि शादी कर भी लिया तो वो पागल टाइप का है, मतलब कि वो कभी भी छोड़ करके जा सकता है। समझ गए? कवि टाइप के जो लोग होते हैं, जो दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं, वो इसी टाइप के होते हैं। वो कुछ लिखने में, कुछ सोचने में मग्न रहते हैं, तो सांसारिक जीवन का वाकई में उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है। और अंबिका को इस बात का पसंद नहीं था, लेकिन मलिका का चूंकि विचार मिलता था कालिदास से, इसलिए वो कह रही थी कि मां, मैंने भावनाओं का वर्णन किया है। मतलब कुल मिलाकर के अर्थ यही है कि भावनाएं एक दूसरे का मैच कर रहा है कालिदास का मलिका के साथ। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस भावनात्मक लगाव है। तब तक उधर से कालिदास आ जाते हैं। कालिदास के गोद में एक हिरन का बच्चा है। हिरन का बच्चा को चोट लगा है, खून बह रहा था, और उससे वो हिरन के बच्चे को बात करते हुए, उसको मोटिवेट करते हुए उधर से आते हैं कि हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम फिर से दौड़ेंगे। वो तीर उतना कठोर है तो क्या हुआ, हमारे उंगली का जो ये नाजुक जो ये है वो सहलन, उससे हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे करके कुछ बात करते हुए उधर से आता है कालिदास गोद में लेते हुए, और यही आता है इसी के घर। किसके घर? मलिका या अंबिका का घर, जो कह लीजिए, इसके घर आता है। तो बात करती नहीं है वो अंबिका जो है, वो कहती है कि दूध उठाया हुआ है, शक्कर डाल लेना, ऐसे वैसे करके यही सारी बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर के अंबिका की बेटी मलिका है और मलिका का प्रेमी कालिदास है। कालिदास यद्यपि किसी से प्रेम नहीं करता है, बात सही है, डूबा हुआ था। कालिदास को मलिका से कोई विशेष लगाव भी नहीं था, यह भी जान लीजिए। सिर्फ मलिका को कालिदास से लगाव था, लेकिन हाँ, कालिदास बस साथ में रहता था, बाकी और कुछ नहीं। तो कालिदास कविताओं में डूबा हुआ था। कालिदास ऋतु संहार की रचना कर चुके थे, ध्यान समझिएगा। कालिदास अब तक ऋतु संहार की रचना कर चुके थे। ऋतु संहार की जो रचना ये किए थे, उस रचना की जानकारी राजा तक हो गई थी। ऋतु संहार को जो है वो खुद राजा ने पढ़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय था उस समय राजा, तो उसने पढ़ा था। ऋतु संहार को किसने पढ़ा था? स्वयं राजा ने पढ़ा था। ठीक है, तो ऋतु संहार को पढ़ने के बाद ये राजा जो था,
चंद्रगुप्त द्वितीय, वो उसका कहना था कि भाई आप ऐसा करो कि समुद्रगुप्त द्वितीय का चंद्रगुप्त वही कुल खानदान का था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय मजाक आदमी नहीं था, बहुत भयंकर आदमी था। तो कहने का मतलब यह था कि चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय उज्जैनी को राजधानी बनाया हुआ था, जो आज के डेट में मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो उज्जैनी का वह सम्राट राजधानी थी उस समय, उज्जैनी में ही वो राजा रहता था। उज्जैनी बुलाहट था कालिदास का। तो वो जो शावक जो गोद में जो आप देख रहे हैं, वो शावक जो किसी ने तीर मारा था, वो और कोई तीर नहीं मारा था, बल्कि वो आए थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भेजे गए लोग थे, वही लोग आए तो थोड़ा बहुत शिकार वगैरह भी कर लिए, जबकि वो कालिदास के पास आए थे। तो हुआ ये कि कहानी ये होती है कि अभी तो ये है कि अंबिका और मल्लिका में कुछ बातचीत हो रहा है, तब तक कालिदास हिरण को लिए हुए घर में पहुंचता है। उसी के पीछे, कालिदास के पीछे एक और आदमी पहुंचता है जिसका नाम है दंतुल। कौन पहुंचता है? दंतुल। नहीं समझ रहे? अरे अंबिका और मल्लिका में बातचीत हो रही है, ये कहती है कि मैंने भावनाओं में भावनाओं का वर्णन किया है, समझ बात के। तो ये मल्लिका, और मल्लिका विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा इनमें से कौन विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, तो मल्लिका विवाह करने के लिए रेडी ही नहीं थी, और विवाह करती, सिर्फ जीवन बिताती तो सिर्फ कालिदास के साथ, समझ के ना। तो वही बात है कि तो अंबिका और मल्लिका में बातचीत हो रहा है, तब तक कालिदास आ जाते हैं इसी के घर में, अंबिका मल्लिका के घर में। इसके पीछे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दंतुल। क्या नाम रहेगा? दंतुल। तो ये दंतुल जो है, ये दंतुल कहां जाता है? कालिदास के पीछे पीछे। और कालिदास कहां चला गया है? अंबिका और मल्लिका के घर में। बात समझ रहे हैं? ये दंतुल जो है वो कालिदास के पीछे पीछे, वो कालिदास के पीछे पीछे भी नहीं, हिरण के पीछे पीछे, और हिरण के पीछे पीछे। अब ये हिरण का पीछा करते करते, मतलब उसका खून का पीछा करते करते, ये क्या हो गया कि कालिदास के पीछे पीछे पहुंच गया, जो अंबिका और मल्लिका भी वहां पर थी। ये दंतुल कहता है कि ये कालिदास पूछता है कि आप बिना बताए आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? तो ये दंतुल कहता है कि मैं भी यही प्रश्न पूछ सकता हूं कि तुम जो है बिना बताए मेरे हिरण को, शावक को कैसे लेकर के भाग गए? तो ये कहा कि ये कालिदास बोलता है कि देखिए पहाड़ी क्षेत्र में शिकार नहीं होता है, शायद आपको पता नहीं है, और इसी बात से मैं जान सकता हूं कि आप यहां के नहीं हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तुम हमको हमारे वेशभूषा के माध्यम से जान रहे हो क्या, पकड़ रहे हो क्या कि हम यहां के नहीं हैं? कौन बोलता है? कालिदास दंतुल को बोलता है कि आप यहां के नहीं हैं, आप बाहर के हैं, फिर आप कैसे घर में आ गए? तो दंतुल कहता है कि तुम मेरे वेशभूषा को देख करके समझ रहे हो क्या कि हम यहां के नहीं हैं? कहता है कालिदास की नहीं, आपने हिरण को तीर मारा, और पहाड़ी लोग हिरण को तीर नहीं मार सकते हैं, तो आपके तीर मारने से ही हम बता सकते हैं कि आप यहां के नहीं हैं। इन दोनों में हॉट टॉक होता है हिरण शावक को लेकर के। दंतुल को यह नहीं पता था कि राजा जो है वो जिस कालिदास को खोजने के लिए और उसको लेकर के आने के लिए हमको बोले हैं, यही कालिदास से हम उलझे हुए हैं। बाद में जब दंतुल को पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसको हम राजमहल ले जाने के लिए आए थे, तो ये दंतुल जो है वो अपना घमंड जो है इसका चूर हो जाता है, और कालिदास से क्षमा मांगता है और कहता है कि आप चलिए, आपको लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं दल बल के साथ। कालिदास एक ऐसा व्यक्ति है जो अद्भुत टाइप का व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार का जो जिंदगी का जो रंग है उसमें कोई रंग नहीं दिखाई देता है। उसमें कालिदास को वही गांव का जो है नदी, पहाड़, झील, झरना, ये टूटा फूटा घर, और यहाँ के बच्चे, यहाँ के जानवर उसको अच्छे लगते हैं कालिदास को। कालिदास को ये पैसा दौलत, बहुत विद्वान है, उच्च कोटि का विद्वान है ना, तो उसको पैसा दौलत धन ये पसंद नहीं है। कालिदास मना कर देता है दंतुल के साथ जाने को। तब जो है, जो मातुल उसका सहयोगी होता है, ध्यान दीजिएगा, मातुल, क्या नाम है इसका? मातुल। मातुल और कालिदास साथ में बहुत रहते हैं, मातुल और कालिदास। तब मातुल को यह चिंता होती है कि कालिदास राजकवि बन जाएगा तो कितना बड़ा नाम होगा, कितना बड़ा आदमी बन जाएगा। मातुल चिंतित हो जाता है।
कि कालिदास जैबे नहीं करेगा। मातुल भी कौन है? गांव का एक कवि है, इसके जैसा नहीं है कालिदास के जैसा, लेकिन मातुल मामा जो है ये कवि है और इसका ठीक रिलेशन है कालिदास, शुभ चिंतक भी कह सकते हैं कालिदास का। मातुल बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कालिदास को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये बेवकूफ राज कवि का दर्जा इसको मिलेगा, ये जा क्यों नहीं रहा है। समझ गए? तो ऐसी कंडीशन में इसकी आलोचना भी करता है कालिदास की। फिर बाद में मातुल जो है वो अंबिका और मल्लिका दोनों को कहता है, लास्ट में मल्लिका को कहता है कि तुम मनाओ। मल्लिका बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, कालिदास उज्जैनी जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कालिदास उज्जैनी जाएंगे। मल्लिका को यह कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कालिदास को मना लेंगे। दूसरी लड़की रहेगी तो सोचेगी कि कालिदास यदि वहां चला जाएगा, कहां पे? उज्जैनी चला जाएगा, तो फिर हमको तो भूल ही जाएगा और वहीं के रंग रूप में ढल जाएगा हो सकता है, और वहां के आनंद में खो जाएगा, तो फिर हमको तो छोड़ देगा, तो हम इसको क्यों भेजें वहां पर। दूसरी लड़की नहीं भेजती। लेकिन ये वैचारिक इन लोगों में समानता था, यानी कालिदास को जो समझ पा रही होगी लड़की, वो कोई साधारण तो होगी नहीं, वो भी एक प्रकार से विद्वान टाइप की होगी। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो क्या नाम है इसका, मल्लिका, वो मल्लिका इसको मना करके कालिदास को भेज देती है उज्जैनी। बात समझ रहे हैं? उज्जैनी भेज देती है, कालिदास को मना करके मल्लिका कहां भेज देती है? उज्जैनी भेज देती है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अब उज्जैनी वो चला गया। उज्जैनी क्या है? आज के डेट में जो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन जगह है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो उज्जैन चला गया, ठीक है। कहां से? पहाड़ी क्षेत्र से चला गया, उज्जैन चला गया, ठीक बात है। इसी बीच एक और बात होती है कि मल्लिका पूछती है कि मां, ये मैं देख रही हूं कि कुछ घोड़े से जो है सो कुछ राजमहल के लोग इधर उधर जा रहे हैं, ये क्या है? तो अंबिका थोड़ा सा चिंतित होकर के कहती है कि बेटी, इस तरीके के जो दृश्य हैं वो कभी कभार दिखाई पड़ते हैं, दशकों में, अरसों बाद, और इस तरीके के दृश्य जो दिखाई देते हैं वो बहुत अनहोनी के सूचक हैं। तुम्हारे पिताजी के जो गुजरे हैं वो महामारी में, वो इसी प्रकार के उस समय भी दृश्य थे, तो वही वाला हमको याद आ जा रहा है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि मल्लिका के जो पिताजी थे वो महामारी में गुजर गए थे। कब के? मल्लिका की मां अंबिका कहती है कि ये राजमहल के लोग जो इधर उधर घूमते हैं कभी कभार आते हैं, अब कभी कभार आते हैं या तो युद्ध का स्थिति बनती है, कोई आक्रमण हो जाता है, कोई महामारी फैल जाती है, तभी ये इन लोग आते हैं, और ये आज आए हैं, पता नहीं क्या अनहोनी होगा। तो अनहोनी ये हो गया कि ये कालिदास को ले गए। मल्लिका ये चाहती थी, प्रूफ करना चाहती थी कि जिसको हम पसंद करते हैं वो एक दिन राजकवि बनेगा, तो कम से कम मां जो है मान जाएगी। वो अपनी मां को कहती है कि मां, तुम सुन रही हो कि उसको, कालिदास को लेने के लिए लोग आए हैं। वो इग्नोर कर देती है अंबिका, क्योंकि वो जानती है कि कालिदास चाहे अरबपति खरबपति ही क्यों ना बन जाए, वो ऐसा माइंडसेट का आदमी है कि हमारी बेटी को कभी भी छोड़ सकता है। इसको वो पसंद ही नहीं करती। इस हिसाब से अंबिका भी होशियार महिला है, जो अपनी बेटी के सुख सुविधा को समझती है, सांसारिक चीजों से इसको मोह नहीं है, और ये भांप लेती है अंबिका बहुत पहले। गार्जियन बहुत दूरदर्शी होते हैं, अपने बाल बच्चों का बहुत आगे का भविष्य समझते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बच्चे जिद करते हैं। होता वही भी है, होता वही है जो अंबिका का ही बात सत्य होता है। लास्ट में अंबिका की बातें सत्य हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये बोलती है मल्लिका कि मां, तुम कितनी हठी हो, मां तुम कितनी पत्थर दिल इंसान हो कि कालिदास राजकवि बन रहा है और तुम अनसुना कर रही हो, इसको इग्नोर कर रही हो बात को। कैसी महिला हो तुम? क्या है मतलब, तुमको क्या ईर्ष्या है कालिदास से? कालिदास को हम पसंद करते हैं, बस यही बात है तुमको, और कालिदास राजकवि बन रहा है तभी तुमको ईर्ष्या है, क्योंकि तुमने कसम खा रखी है कि इसका उससे संबंध होने नहीं देना है। लेकिन बात तो कुछ और था। अंबिका जो समझ रही थी वो मल्लिका नहीं समझ पा रही थी। अंबिका को यह लगता था कि यह व्यक्ति कभी भी इस सांसारिक जीवन को तिलांजलि देकर के संन्यास भी ग्रहण कर सकता है। ये आदमी गृहस्थ जीवन जीने के लिए बना ही नहीं है। ये अंबिका को क्लियरली पता था, अपने अनुभव से उसको पता था। बात बुझ रहे हैं? तो आप अंबिका को समझ लिए, मल्लिका को समझ लिए। अब जब कालिदास वहां गया है, कहां पर?
उज्जैनी। तो उज्जैनी गया तो वहां पर तमाम प्रकार की रचनाओं को किया, तमाम प्रकार की रचनाओं को किया। और उसी समय वहां का जो एक निक्षेप रहता है, निक्षेप मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, निक्षेप एक गांव का ही व्यक्ति होता है। निक्षेप के बाद यह दूसरा जब खंड आएगा, ध्यान दीजिएगा, आप दूसरे खंड में आइए, प्रवेश करिए दूसरे खंड में। दूसरे खंड में निक्षेप और इसकी बातचीत हो रही है, निक्षेप का और मलिका का बातचीत हो रही है। इससे यह पता चलता है कि मलिका अभी भी कालिदास से प्रेम करती है। कालिदास चला गया है उज्जैनी और अब उसको जो सम्राट है राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, वो सम्राट अब कालिदास को कश्मीर का गवर्नर बना रहा है और वो बन गया है। और वहां पर एक राजकुमारी है प्रियंगु मंजरी, जिससे विवाह भी कर लिया है। ध्यान समझिए, कहानी में ट्विस्ट, दूसरे खंड में कहानी में ट्विस्ट आ गया। निक्षेप से बात कर रहा है, निक्षेप बता रहा है, ये निक्षेप जो है बता रहा है मलिका को कि पता है कालिदास वहां जाकर के अब कालिदास नहीं रहा। जो कालिदास हम लोग समझते थे वो कालिदास कालिदास अब नहीं रहा, उसके तो नाम भी अब चेंज हो गए हैं। और वो प्रियंगु मंजरी से जो है वो क्या कर रहा है कि विवाह कर लिया है और वहां सूरा और सुंदरियों में मस्त और व्यस्त हो गया है। सूरा माने शराब होता है, सुंदरी माने आप समझते हैं, उसमें वो क्या हो गया है, व्यस्त हो गया है, मस्त हो गया है और वो तुमको भूल चुका है। बावजूद मलिका वन वे प्रेम जो है सो कर रही है, एक तरफा प्यार जो है मलिका का बना हुआ है दूसरे खंड तक भी। इसी बीच अभी इससे पता लगता है ये सारी घटनाएं तो वहां का अब इसी बीच निक्षेप वगैरह से ही सूचना मिलती है कि जो है क्या नाम है, कालिदास जो है वो इस क्षेत्र में आने वाले हैं। दूसरे खंड की बात है, दूसरे खंड में कालिदास अपने फिर से उसी गांव में वापिस आते हैं, मलिका से मिलने नहीं, मलिका को अपनाने नहीं, गांव में कुछ अन्य लोगों से मिलने जुलने नहीं, अब सुरा और सुंदरियों में व्यस्त हैं कालिदास। प्रियंगु मंजरी से विवाह भी हो चुका है, प्रियंगु मंजरी भी आई है अभी दूसरे खंड में कालिदास के साथ। और उसके अलावा और कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं, जैसे में उसके पहले ही ये कालिदास और प्रियंगु मंजरी आने वाले हैं इस गांव में। उसके पहले जो है रंगनी और संगनी आती है और मलिका से मिलती है, गांव में मलिका से मिलती है और वहां जो है इसके बारे में जानना चाहती है कि मलिका कौन है, जो कालिदास जो अभी कश्मीर का राजा समझ लीजिए कि बन गया है, जो मलिका रट लगाए रहता है और अधिकांश रचनाएं जो कर रहा है मलिका के नाम से कर रहा है और मलिका का लगाव अभी भी उसको है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है, अच्छा अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो अधिकारी हैं जो आते हैं मलिका के घर में, क्योंकि हो सकता है कि कालिदास का जब इस गांव में भ्रमण हो तो कालिदास मलिका के यहाँ आएंगे तो इनका कुटिया को ठीक करना है। ये अनुस्वार और अनुनासिक जो है ठीक तो कुटिया नहीं करते हैं, ऐसे ही भाग जाते हैं फॉर्मेलिटीज पूरा करके। तो अनुस्वार और अनुनासिक दो अधिकारी हैं, रंगनी संगनी जो नागरी हैं, मतलब नगर की महिलाएं हैं जो ला करके मलिका से मिलती है, पहले ही ये सब मिल चुके हैं। आगे ये होता है कि कालिदास पधार देते हैं, कोई सूचना दे रहा है ला करके मलिका को कि कोई घोड़ा से आ रहा है, वो कालिदास ही होता है। घोड़े से कोई राजकुमार आ रहे हैं तो वो कालिदास होता है। लेकिन कालिदास गांव में आने के बाद भी, मलिका के गांव में आने के बाद भी मलिका से मिलवे नहीं किया, मलिका उसको यादें नहीं आई। अब जबकि प्रियंगु मंजरी आई, ये उस तरीके का, यदि आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखा है तो उस तरीके का कुछ कहानी हो गया। मतलब प्रियंगु मंजरी आप मान के चलिए कि वो हो गई, क्या नाम है भैया, प्रियंगु मंजरी मलिका हो गई
और जो वो है क्या नाम है, दीपिका पादुकोण, वो हो गई प्रियंगु मंजरी हो गई। मतलब दीपिका पादुकोण के साथ जो है सो वो कौन हीरो था, रणवीर सिंह, वो सेट हो गया था। ये दिखा रहा है ना फिल्म में, यदि आप फिल्म देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ उसी प्रकार की यहां पर कहानी हो रही है कि प्रियंगु मंजरी के साथ ये कालिदास जो है वो लाइफ अपना जी रहे हैं, आए हैं। तो प्रियंगु मंजरी जो है वो मलिका के पास जरूर आना चाहती है किसी बहाने से। वो चाहती है कि कौन वो महिला है, थोड़ा जरा हम देखें कि कालिदास पगलाया हुआ है उस महिला के बारे में, क्या क्या लिखा है, क्या सोचता है। और कभी कभी ये प्रियंगु मंजरी मलिका से बात करती है और कहती है, दोनों में काफी उच्च स्तरीय बातें होती हैं। तो प्रियंगु मंजरी कहती है मलिका से कि पता नहीं, कभी कभी तो ये लगता है कि ऐसा ना हो कि वो राजकाज छोड़ करके वहां से जो है सो निकल भागे, ये हमको डर सताता है। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ये प्रियंगु मंजरी मलिका को, थोड़ा सा टोन कसने टाइप से, इस तरीके से जो है मलिका के घर को बोलती है प्रियंगु मंजरी कि हम तुम्हारा क्या कर देंगे कि इसका जीर्णोद्धार कर देंगे, मतलब खूब फिर से इसको बनवा देंगे। मलिका एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरी बात कि मलिका को कहती है कि तुम भी चलो, और ये कहती है कि ये प्रियंगु मंजरी कहती है, शुरू में नहीं कहती है कि तुम चलो, वो कहती है कि कालिदास को रिझाने के लिए हम चाहते हैं कि यहां से कुछ हिरण को ले जाएं, कुछ जानवर को ले जाएं, कुछ यहाँ के पेड़ पौधों को ले जा करके लगा देवे, जिससे उनको मन लगे और अपनवत्व का फील हो। वो बार बार ऐसा फीलिंग देते हैं जैसे उनको वहां अटपटा लगता है। तो यहाँ की चीजों को हम ले जाना चाहते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि तुमको भी ले चलना चाहते हैं। क्या करेगी भाई मलिका का? ये प्रियंगु मंजरी कह रही है कि तुम भी चलो मेरे साथ, मलिका को बोल रही है। तो प्रियंगु, ये मलिका जाकर के क्या करेगी? क्या विवाह करा देगी क्या? नहीं 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 नहीं, वो कह रही है कि चलो तुमको किसी राजकुमार से विवाह करा देंगे वहां ना, जिंदगी सेट हो जाएगा, आराम से जियो। लेकिन मलिका तो ठहरी एक विदोषी महिला, जबकि कभी कभी कही नहीं है कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, लेकिन मलिका थी होशियार। वो होशियार थी, बुद्धिमान थी, स्वाभिमानी थी। नहीं गई अंबिका, जबकि कह रही थी कि चली जाओ। मलिका बोल रही कि मेरे पास माँ, मेरी माँ है और हम तो यहां से छोड़ के जाने। तो ये प्रियंगु मंजरी कहती है कि माँ को भी ले चलो ना, सबको ले चलो, जो जो कालिदास को पसंद है वो सब ले चलो इधर से। कालिदास चूंकि कभी कभी बौराया टाइप का व्यवहार करता है, लगता है कि भाग भूग करके आ जाएगा, यही डर है, इसलिए सबको ले चलो यहां से, जानवर उनवर पेड़ पौधा सब ले चलो, जो जो पसंद है कालिदास को। ये प्रियंगु मंजरी ऐसा करती है। लेकिन खैर फिर इन लोग वापिस हो जाते हैं, मलिका अंबिका इसी गांव में रह जाती है। अब तीसरे खंड में आइए, तीसरे खंड में आ जाइए। ध्यान दीजिए, कालिदास बिना मिले मलिका से वापिस चला गया। मलिका को बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा। और इसलिए नहीं कि वो शादीशुदा था, इसलिए समाज के डर से या प्रियंगु मंजरी के डर से, वो इसलिए कि थोड़ा अजीब टाइप का आदमी था, जो अंबिका समझती थी उसके मिजाज को। वो कब किसको भूल जाए कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है, अब ये हो गया। अब सब कहानी में तो सारे लोग जो थे वो लगभग आ ही गए, दंतुल मातुल फलना ढिकना। विलोम अभी तक बहुत ज्यादा एंट्री नहीं मारा है, इसे विलोम आते रहता था, लेकिन विलोम जो है वो विलोम का तगड़ा एंट्री करा देते हैं। विलोम समझ लीजिए कि खलनायक है, विलोम इस नाटक का खलनायक है। विलोम क्या करता है कि विलोम एक तरफा प्यार मलिका से करता है, मलिका को पाना चाहता है विलोम मलिका को जो है वो, ठीक है अब ऐसी स्थिति बन जाती है ना, अंबिका और अब बूढ़ी हो गई है, असहाय हो गई है, मलिका के पास कुछ है नहीं खाने पीने को, तमाम प्रकार की चीजें, और समय का थपेड़ा ऐसा पड़ता है कि विलोम जो है वो मलिका के साथ रहने लगता है। प्रेम एक तरफ। अब ये विलोम, अब पता तब चलता है जब तीसरे खंड में, दूसरे खंड में तो आप देखिए कहानी क्या क्या हुआ, बिना मिले चला गया। पहला खंड में भी
मलिका को कालिदास छोड़ के भागा, यद्यपि वो कहने के बाद ही गया, मलिका ही उसको भेजी थी। दूसरे खंड में आया तो मिलबे नहीं किया, यानी फिर भी रह। और तीसरे खंड में जो है वो आएगा, फिर भी मिलन नहीं हो पाएगा। इस बार कालिदास मिलना चाहेगा मलिका से, इस बार कालिदास मिलना चाहेगा मलिका से, लेकिन मिलन नहीं होगा। तीसरे खंड में निक्षेप हो गए, मातुल हो गए। इन लोगों से पता चलता है कि कालिदास संन्यास ले लिया है, कालिदास संन्यास ले लिया। तीसरे खंड में किसको पता चलता है? मलिका को। मलिका बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो संन्यास कैसे ले सकता है? तो इन लोग कहते हैं नहीं, संन्यास ले लिया। लेकिन कुछ ही अगले ही दिन जो है वो आ धमकता है कालिदास, घरे आता है। काफी लंबी बातचीत है मलिका के साथ, घर पे आता है, काफी लंबी बातचीत है मलिका के साथ कालिदास की। कालिदास मलिका से बातचीत कर रहा है और कालिदास भीगा हुआ है, तीसरे खंड में आया है तो पूरी एकदम भीग गया है। बोलती है मलिका कि थक गए होगे और कपड़े बदल लो। लेकिन वो कहता है कि कपड़ा हम नहीं बदलेंगे और न थके हैं हम। दोनों बातचीत करने लगते हैं। तीसरे खंड में आता है तो मिलता है, वो भागा, संन्यास नहीं ग्रहण किया। वो कालिदास कहता है मलिका को कि सारे लोग जान रहे हैं कि मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन मैं संन्यास ग्रहण थोड़ी किया हूं। मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम चाहिए। हमको वो राजसी ठाट वैभव पसंद नहीं आया। अब देखिए कहानी में पूरा ट्विस्ट है। हमको राजसी ठाट वैभव पसंद नहीं आया और हमको तुम चाहिए। तो मलिका की अब स्थिति वो थोड़ी है। अंदर से, इसके पहले बाहर से एक गेट दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मलिका जान जाती है कि विलोम है, दारू पी करके आया हुआ है, आते रहता है। मलिका असहाय महिला है, असहाय महिला। उसके पास कुछ बस नहीं, जो सोचती थी वो हो ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं हुआ। जितना कॉन्फिडेंट थी कालिदास को लेकर के, उतना ही बड़ा इसका दिल टूटा। फिर उसके साथ जो हुआ वो क्या हुआ उसको खुद नहीं पता है, क्योंकि गलत साबित हो गई मलिका और अंबिका सही हो गई। मलिका अब जो है जज्बातों में बह गई थी और उसका लाइफ खत्म हो गया था। कालिदास जो है वो, उसको आभास होता है कि कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है, पीट रहा है कोई। तो बोलता है कि ठहरो, मैं देख रहा हूं, खोलता हूं। वो मलिका बोलती मत खोलो, कुछ नहीं है, वैसे ही कोई होगा, वो रहते हैं वैसे ही लोग। ऐसे में कुछ देर बाद फिर से गेट जब ठुकठुकाने की आवाज आती है तो वो फिर आता है, अपने आ जाता है। वो रहता है, कौन रहता है? वो रहता है, विलोम रहता है। विलोम की बातचीत से, और वो बोलता है कि तुम मेरे क्या हो, अभी मेहमान हो। मैं तुम्हारा जो है वो क्या करूंगा, इस घर में वो करूंगा, क्या उसको बोलते हैं, घर में क्या इज्जत दूंगा, या जिसको नहीं होता है कि मेहमान नवाजी करना, वो मैं करूंगा। तो वो थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका घर थोड़ी है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ रहा होता है कि शायद कुछ गड़बड़ है क्या। कौन बोलता है? ये बोल रहा है, विलोम बोल रहा है कि घर में तुम जो आए हो ना कालिदास, वो हम तुम्हारा मेहमान नवाजी करेंगे, मतलब ये मेरा घर है। और उटपटांग बातें बोल रहा है। कौन? विलोम। किसको? कालिदास को। मलिका बोलती है कि तुम यहां से जाओ अभी, विलोम को। मलिका बोलती है विलोम को कि तुम यहां से जाओ, अभी भागो। कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन कालिदास के डर से नहीं जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं कि मेहमानों का सेवा करना हम लोगों का, मेहमान अतिथि देवो भव। तो ठीक है, आज अतिथि आया है इस रूप में, अभी हम बाहर जा रहे हैं। इसी बीच में कालिदास और जो मलिका होती है उसकी बीच और बातचीत आगे बढ़ता है। कालिदास अपने आप को प्रस्तुत करता है मलिका के लिए कि मलिका, मैं जो हूं
वो क्या कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए मैं सब छोड़ छाड़ करके आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार कर लो। यही कहता है। मलिका कुछ बोल थोड़ी रही है, ना उसको स्वीकार कर पा रही है, ना उसको अस्वीकार कर पा रही है। फंसा दिया कालिदास इसके लाइफ को, बर्बाद करा दिया मलिका के लाइफ को। मलिका की क्या गलती। इसी बीच लास्ट में, इसी बीच अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये पूछता है कौन है, कौन रो रहा है, कौन बच्चा रो रहा है। चूंकि वो बच्चा रो रहा है तो मलिका मां है तो दौड़ करके जाएगी उधर, और कालिदास जो है अब निकल भागना चाह रहा है क्योंकि सब कांड कर लिया। और उसने लास्ट में यही कहा कि इच्छा और समय के द्वंद्व में, इच्छा और समय के द्वंद्व में समय आगे निकल जाता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। मतलब उसको इस बात का गहरा आभास हो गया कि हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं होगा, कि जब मन करेगा केकरो चाहेंगे, जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा दूसर से ब्याह करेंगे, ऐसे नहीं होता है। समय बहुत बलवान है और समय के अनुसार काम करना पड़ता ही है। यदि सही समय पे सही काम न किया जाए तो इतना बेहतरीन प्रेम था मलिका को कालिदास से, बावजूद मलिका तो रुकी रही लेकिन मलिका का समय और एज नहीं रुका रहा। और कालिदास विद्वान आदमी था, इस बात को समझ गया और कालिदास जो है वहां से फिर चलते बना, भाग गया। यानी मलिका और कालिदास का मिलन नहीं हुआ तीसरे खंड में भी। बात मेरी समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये पूरी कहानी थी। अब इसमें से जो प्रश्न आवेगा और इसका डिटेल जो है हम लोग और वर्णन करेंगे। ये खत्म, ये 3 खंडों में कहानी था और तीनों खंडों को मैंने बड़ी सिलसिलेवार ढंग से, जिस खंड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, घटनाओं का जो केंद्र था वो हम आपको तीनों खंडों का जिक्र कर दिए और जितने भी पात्र थे उसका भी जिक्र कर दिए। और इसलिए जो है वो आपको ये नाटक का, अब हमको लगता है कि इतना ही में आप 70% सवाल आराम से बना लीजिएगा। 30% जो थोड़े कठिन सवाल रहेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको विधिवत 2-4 क्लास और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको लगता है कि हम धारा प्रवाह आज लगातार जो है सो चीजों को कर ही दिए हैं। लगभग आप चीज को समझ गए होंगे। पूरी कहानी थी ये, तो आप कहानी समझ गए होंगे। जैसे जैसे हम जो चीजों पे फोकस कराए हैं, ध्यान रखिएगा, जो बात हम बोले हैं, जो चीजों पे फोकस कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और हम बाद में फिर से अन्य चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें होंगी उसको हम पकड़ के आपको बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थोड़ा तबीयत खराब हो जाने के कारण हम कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से अब थोड़ा कंटिन्यू होने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज है। अब इसको हम क्या करें, स्क्रीनशॉट करके भेज दे रहे हैं। ये छोटा सा चीज है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी हम महत्वपूर्ण चीजों को, ये नाटक बहुत आसान है, ये खत्म हो जाएगा हम लोगों का। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी आराम से हम लोग कर लेंगे। 100 गो 150 इससे क्वेश्चन बना लेंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा, सवाल लड़ जाएगा इसमें से। ठीक है, तो नाटक इतना जल्दी खत्म हो जाएगा हम भी नहीं सोचे थे। चलिए आज की क्लास को खत्म कर रहे हैं। तो ठीक है, किसी को कुछ कहना पूछना? साफ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, अच्छा, कैमरा में भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, गजब हो गया। सर साउंड फिगर दोनों का प्रॉब्लम है। वो हमको लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम फिर होगा। अभी बताइए, सब समझ में आया? ठीक ठाक दिखाई दिया? समझ में आया कि नहीं दिखाई? समझ में आया, रखा जाए? अरे भाई क्लास खत्म किया जाए, कमेंट करिए कुछ विद्यार्थीगण। अरे हमको सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आज की क्लास को हम खत्म कर रहे हैं। आप पूरा नाटक समझ गए होंगे हमको लगता है, यदि आवाज हमारी गई होगी ठीक ठाक तो, और नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हुआ है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।